हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह और इस वीडियो में हम जो है बात करने जा रहे हैं एमपीपीएससी बॉटनी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो आपका एक एडवर्टीजमेंट था 2022 का, जिसका पेपर अभी 9 जून 2024 को हुआ है। उसके बारे में हमने पिछले 2 वीडियोस में पार्ट 1 पार्ट 2 में 100 क्वेश्चन डील कर लिए हैं और इसमें इस पेपर में 150 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से लेके 150 तक के। तो क्वेश्चन नंबर 101 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ वेलामेंट टिश्यू? इनमें से कौन सा वेलामेंट टिश्यू का फंक्शन है? रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर। तो वेलामेंट टिश्यू आप मेनली आप देखोगे ऑर्किड्स वगैरह में ये एक स्पंजी मल्टीलेयर टिश्यू पाया जाता है जो रूट को कवर करके रखता है। मेनली इनका काम होता है कि ये मॉइस्चर का एब्जॉर्प्शन करे। क्वेश्चन नंबर 102, बुली फॉर्म जो सेल्स होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ग्रासेस के बारे में आपने पढ़ा होगा, उनके बारे में आपने देखा होगा, तो मोनोकॉट लीफ में पाए जाते हैं। तो जो बुली फॉर्म सेल होते हैं ये लगभग मोनोकॉट के लीफ में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, फिलोजन जो है वो क्या गिव राइज करता है, क्या बनाता है? कॉर्क बनाता है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाता है, पर उसमें आप फंस सकते हो कि 2 ऑप्शन में, इनर साइड में या आउटर साइड में, क्या क्या बनाता है? तो कॉर्क जो है वो इनर साइड में बनाता है और जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स है ये आउटर साइड में बनाता है। ठीक है, तो फिलोजन क्या है? कॉर्क एम्बियम है, ये सेकेंडरी ग्रोथ कराता है, ये एक्स्ट्रा स्टीलन रीजन में बनता है और दोनों ये इनवर्ड और आउटवर्ड बनाता है। इनवर्ड ये क्या बनाता है? कॉर्क सेल्स और सेकेंडरी कॉर्टेक्स आउटर साइड में। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो। क्वेश्चन नंबर 104, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द संकन स्टोमेटा आर कॉमनली फाउंड? तो ज़ीरोफाइट्स में अगर आपने पढ़ा होगा तो ज़ीरोफाइट्स में मेनली जो होता है जो ताकि वाटर लॉस ना हो ज़्यादा, तो उस वजह से इसमें संकन स्टोमेटा पाए जाते हैं ज़ीरोफाइट्स में। क्वेश्चन नंबर 105, विच ऑफ द फॉलोइंग टुगेदर फॉर्म्स मेल जर्म यूनिट इन एंजियोस्पर्म? मेल जर्म यूनिट एमजीयू एंजियोस्पर्म में पॉलीग्रेन को बोला जाता है। पॉलीग्रेन जो होता है यूजली बाई न्यूक्लिएट होते हैं, यहाँ पे एक लार्जर वेजिटेटिव सेल होता है और एक स्मॉलर जनरेटिव सेल होता है। कहीं कहीं पे न्यूक्लियस लिखा होता है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव न्यूक्लियस। इस ऑप्शन में भी आप देखोगे लिखा है वेजिटेटिव न्यूक्लियस एंड 1 जनरेटिव सेल। तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस, जनरेटिव सेल ये पाया जाता है, बाकी तीनों ऑप्शन इनकरेक्ट है। बायकोइनेसिस किसने टर्म जो है कॉइन किया था? तो कॉल मोबियस को क्रेडिट जाता है 1877 में इस टर्म को कॉइन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 107, हाउ इज द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन टू प्रोड्यूसर्स एंड देन टू कंज्यूमर्स? तो ये क्या मल्टी डायरेक्शन होता है? बाई डायरेक्शन यूनिडायरेक्शन। तो अगर आप देखोगे सन जो है सोर्स है एनर्जी का और उससे एनर्जी फिर जाती है किसमें? प्रोड्यूसर्स के अंदर। प्रोड्यूसर्स वो एनर्जी को फिक्स करते हैं, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। तो ये 1 वे ट्रैफिक चल रहा है, तो ये यूनिडायरेक्शनल है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, बायोस्फीयर इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ सीरीज ऑफ जोनेशन एंड एडाप्टेशन इज ग्रेजुअल बट ऑफन देयर पॉइंट्स ऑफ एब्रप्ट चेंज, दीज आर नोन एज। कह रहा है हमारे जैसे बायोस्फीयर है अपना, वहाँ पे कई सारे जोन्स हैं बहुत सारे टाइप के, और वहाँ पे जो स्पीसीज रहते हैं वो एडाप्टेड रहते हैं उस जगह के लिए, और ग्रेजुअल जो होता है एक से दूसरे जोन में वो सब चीज़ें देखने को मिलती है, पर कहीं कहीं हमें एब्रप्ट चेंज देखने को मिलता है। उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं इकोटोन्स। इकोटोन्स आपने पढ़ा होगा जो बनते हैं जोन ट्रांजिशन की वजह से, वहाँ ऑर्गेनिज्म जो होता है कई सारे वो रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 109, हैंस्की ने प्रपोज किया था कोर सेटेलाइज स्पीशीज हाइपोथेसिस। उस स्टेटमेंट के हिसाब से कह रहा है उनके थ्योरी के हिसाब से कौन सा इसमें से जो स्टेटमेंट है वो सही है कि स्पीशीज जो कॉमन होंगे वो वाइड स्प्रेड होंगे डिस्ट्रीब्यूशन में। और फिर रिकॉर्डिंग विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सैटेलाइट सैटेलाइट की स्पीशीज ने पूछा, कोर स्पीशीज के बारे में नहीं। सैटेलाइट स्पीशीज 2 टाइप की स्पीशीज हैं, कोर और सैटेलाइट। कोर मतलब जो वहीं के हो, कॉमन हो और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, पर यहाँ पे सैटेलाइट का पूछा है। सैटेलाइट स्पीशीज उतना कॉमन नहीं होते, ना तो वाइड स्प्रेड होते हैं, तो ये तो सही नहीं है। दूसरा,
जो रेयर हो पर लोकल हो, वो रेयर तो होते पर लोकल नहीं होते डिस्ट्रीब्यूशन में। सी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो उनके रेंज साइज के हैं उन दो पीक्स बनते हैं। पहला पीक जो होता है सैटेलाइट स्पीसीज का होता है, जो पीक आप देखो बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन जब इनका बनता है तो पहला पीक जो होता है वो सैटेलाइट स्पीसीज का ही होता है, दूसरा बड़ा वाला पीक जो होता है वो कोर स्पीसीज का होता है। तो ये वाला ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है कह रहा है कि सैटेलाइट स्पीसीज कभी कभी रेयर होते हैं, कभी कभी कॉमन होते हैं, पर ऐसा नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी ही इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 110, लार्ज वाटर शेड्स नेचुरल लैंडस्केप एंड द अर्थ, कह रहा है जो वाटर शेड्स हैं नेचुरल लैंडस्केप हैं और हमारा अर्थ, ये एक नेचुरल सिस्टम है जो कि बेस लाइन या कंट्रोल के रूप में यूज किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? माइक्रोकॉस्मोस, मीजोकॉस्मोस, मैक्रोकॉस्मोस और माइक्रो इकोसिस्टम। तो ये ना तो माइक्रो है ना मीजो, ये मैक्रोकॉस्मोस है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 111, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। दो यहाँ पे दिया हुआ स्टेटमेंट, हेट्रोस्पोरे रिजल्ट्स इन 2 टाइप्स ऑफ गैमेटोफाइट्स, कि हेट्रोस्पोरी से 2 टाइप के गैमेटोफाइट्स बनते हैं। देखो हेट्रोस्पोरी में माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बनते हैं। माइक्रोस्पोर जनरेट करके मेल गैमेटोफाइट बनाता है और मेगास्पोर जनरेट करके फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है, इसलिए 2 टाइप के गैमेटोफाइट बनते हैं। स्टेटमेंट नंबर 2, रिटेंशन ऑफ मेगास्पोर विद इन द मेगोस्पेरेंजियम हैज ग्रेट सिग्निफिकेंस इन द इल्यूशन ऑफ सीड हैबिट। मेगास्पोर में, जो मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोर का रिटेंशन होता है उसकी वजह से सीड हैबिट का एवोल्यूशन हुआ। तो जो दोनों स्टेटमेंट है ये ट्रू है, इस वजह से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 112, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट टेरोप्सिडा। इसमें से टेरोप्सिडा के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? टेरोप्सिडा जो मेनली फर्न्स होते हैं उनके लीव्स प्रोमिनेंट, नॉट ट्रू पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। लीव्स जो होते हैं इनमें प्रोमिनेंट होते हैं, टेरोप्सिडा के मेंबर्स मेगाफिलस में आते हैं, ये सही है। लीफ गैप कह रहा है एब्सेंट होता है, पर ये सही नहीं है, इनमें लीफ गैप भी पाया जाता है। एंथोजॉइड मल्टीसेलेट होते हैं, एम्ब्रियोजेनी में एक्सोस्कोपिक या एंडोस्कोपिक भी हो सकता है, पर लीफ गैप पाया जाता है, तो यही स्टेटमेंट इसका नहीं ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 113, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट साइलोप्टोप्सिडा। साइलोप्टोप्सिडा के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफिटिक, सॉरी ट्रू पूछा है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफिटिक, तो ये तो गलत है। साइलोप्टोप्सिडा में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होता है। प्लांट्स इज हेट्रोस्पोरस, प्लांट इनमें क्या होता है? हेट्रोस्पोरस, ये भी सही, सॉरी होमोस्पोरस होता है। ठीक है, प्लांट्स में क्या होता है? साइलोप्टोप्सिडा में होमोस्पोरस थे, मैंने यहाँ उसमें एक्सप्लेनेशन में हेट्रोस्पोरस लिख दिया है, पर होमोस्पोरस होते हैं। तो वो होमोस्पोरस नहीं होते। माइकोराइजा इनके राइजोम में प्रेजेंट होता है, ये ट्रू है। साइफोनोस्टील भी इसमें नहीं होता क्योंकि ये प्रिमिटिव होते हैं जिसमें प्रोटोस्टील ही पाया जाता है। प्रिमिटिव होने की वजह से प्रोटोस्टील, होमोस्पोरी और मान लो स्पोरोफिटिक तो होते हैं, ये सब पाया जाता है। तो सारे तीनों गलत है, माइक्रोराइजा प्रेजेंट होता है राइजोम में, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 114, दो भी स्टेटमेंट यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं स्फिनोसिडा के बारे में, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। द प्लांट्स हैव जॉइंटेड स्टेम, स्पिनोसिडा के मेंबर में जॉइंटेड स्टेम पाया जाता है और स्पोरेंजिया एक स्पेशलाइज्ड स्टार्क पे पाया जाता है जिसे स्पोरेंजियोफोर बोलते हैं। तो ये भी दोनों स्टेटमेंट जो है ट्रू है इनके लिए। स्पिनोसिडा में मेंबर में आप देखोगे जॉइंटेड स्टेम पाए जाते हैं, इनके स्टेम नोड और इंटरनोड में बटे हुए होते हैं। जो इनके रिप्रोडक्टिव हैं स्ट्रक्चर्स वो स्पोरेंजियोफोर पे उगते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मोनोजाइलिक लिखा हुआ है, पर करेक्ट क्या बोलते हैं? इसे मैनोजाइलिक बोलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में इन्होंने मिस्टेक करा है। तो ये कह रहा है कोनीफेरोफाइटा का ट्रू वाला पूछा है, क्या ये कोनीफेरोफाइटा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? तो ऐसा नहीं है, वहाँ पे दोनों आपको मिलेंगे। ठीक है, दोनों टाइप के मेनली पिक्नोजाइलिक होता है उसमें, मैनोजाइलिक नहीं होता कोनीफेरोफाइटा में। कॉम्पैक्ट ये नहीं होते हैं मैनोजाइलिक वाले वुड, इनमें नैरो मेडुलरी नहीं वाइड मेडुलरी रेज होते हैं। और तो 3 जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं तीनों के तीनों गलत है। सही वाला पूछा है कौन सा है? तो ये कॉमर्सली यूजलेस होते हैं लगभग, तो ये वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 116 कह रहा है कौन सा बेसल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जिसके पास एटीपीएज एक्टिविटी हो, हेलिकेज एक्टिविटी हो और काइनेज एक्टिविटी हो और ये फॉस्फोरिलेट कर सके
जो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड का CTD टेल होता है उसको। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन इसका ए, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड H जो दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 117, प्रोटीन फोल्डिंग में कौन सा प्रोटीन प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल? HSP17 ग्लाइकोप्रोटीन, HSP17 तो है पर ग्लाइकोप्रोटीन नहीं है, ट्रिप्सिन वगैरह भी नहीं है, और सी वाला है HSP70, DNA के एंड ग्रोइल। ये जो होता है आप इकोलाई के अंदर देखोगे। तो तीनों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 118, कौन सा सब यूनिट है इकोलाई के आरएनए पॉलीमरेज का जो रिकॉग्नाइज करता है टाटा बॉक्स को? तो सिग्मा जो सब यूनिट होता है इकोलाई के आरएनए पॉलीमरेज का वो रिकॉग्नाइज करता है टाटा बॉक्स को। क्वेश्चन नंबर 119, प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है इनिशिएशन प्रोकैरियोट्स में, जो पेयरिंग होता है साइन डालगर्नो सीक्वेंस का 5 प्राइम एंड से, और जो मैसेंजर आरएनए होता है एंड ऑफ मैसेंजर आरएनए, और फिर इसमें से किसका 3 प्राइम एंड किस आरएनए का वहां पे होता है? तो 16S आरएनए जो होता है राइबोसोम के अंदर, उसका जो मैसेंजर आरएनए होता है उसके 5 एंड प्राइम से वो होता है, ठीक है, पेयरिंग होता है। तो 16S आरएनए। क्वेश्चन नंबर 120 का जो ट्रांसड्यूसिंग एबिलिटी होती है लैम्डा फेज का इकोलाई को इन्फेक्ट करने का, वो रिस्ट्रिक्टेड रहती है किस लोकाई पे? गाल टू प्रो, गाल टू हिस, ओनली गाल और गाल टू लेस। तो इसमें से थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन था। मोस्ट अप्रोप्रिएट ये ऑप्शन ए होगा, ए एंड बी आर द करेक्ट, मतलब गाल टू प्रो एंड गाल टू हिस। क्वेश्चन नंबर 121, कैजुरिना का फ्लावर क्या शो करता है? पोरोगैमी, मीजोगैमी या चलाजोगैमी? तो कैजुरिना के फ्लावर में आप देखोगे जो पॉलन ट्यूब है वो चलाजोगैमी मतलब शो करता है, वहां से अंदर जाता है। क्वेश्चन नंबर 122, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर शो ट्राइस स्टाइलली? मतलब 3 तरीके के फ्लावर पाए जाते हैं एक ही प्लांट में, इनका स्टाइल अलग अलग लेंथ का होता है, 3 टाइप के स्टाइल के लेंथ। ये होता है प्राइमुला में, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। 123, पॉपुलेशन इफेक्ट या क्राउडिंग इफेक्ट होता है, ये एक टर्म है जो कि रिलेटेड है पॉलन जर्मिनेशन से, किस केमिकल के द्वारा होता है? तो कैल्शियम 2+, कैल्शियम आयन की वजह से ये होता है, ठीक है। इसका ये मतलब है कि जो पॉलन जर्मिनेशन का परसेंटेज है वो फार बेटर हमें देखने को मिलता है लार्ज पॉपुलेशन ऑफ पॉलन ग्रेन में। अगर हम जो है सेपरेटली पॉलन ग्रेन को रखें और क्राउड में रखें तो क्राउड वाला ज़्यादा अच्छे से पॉलन ट्यूब उसमें ग्रोथ होता है, इसे पॉपुलेशन इफेक्ट या क्राउडिंग इफेक्ट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, द परसिस्टेंट आउटर लेयर ऑफ न्यूक्लियस एंड मैच्योर। अगर सीड में न्यूक्लियस परसिस्टेंट आउटर लेयर बना के रहता है तो उसको दूसरा टर्म बोलते हैं सीड में, वो होता है पेरिस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 125, पॉलीएम्ब्रियोनी इज अ प्रीडोमिनेंट फीचर इन द स्पीशीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? पॉलीएम्ब्रियोनी कह रहा है किस में जो है मेनली कॉमन है? तो ये जो है मेनली साइट्रस और मैंगीफेरा में होता है, और यहाँ पे दोनों दिए गए हैं, तो ए मैंने लगा दिया है मैंगीफेरा। पॉलीएम्ब्रियोनी साइट्रस में भी देखने को मिलता है, दोनों में मेनली। क्वेश्चन नंबर 126, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट राइट अबाउट जिम्नोस्पर्मिक सीड? जिम्नोस्पर्मिक सीड के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही नहीं है? सीड कोट रिप्रेजेंट ओल्ड स्पोरोफिटिक जनरेशन, ये करेक्ट है कि सीड कोट जो होता है स्पोरोफिटिक जनरेशन को शो करता है। यंग एम्ब्रियो जो होता है वो न्यू स्पोरोफिटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है, ये भी सही है। एंडोस्पर्म जो है वो रिप्रेजेंट करता है गेमेटोफिटिक जनरेशन का, ये भी सही है। पर जो करेक्ट नहीं है वो ये है कि इसमें जिम्नोस्पर्म में जर्मिनेशन जो सीड होता है वो हाइपोगियल ही होता है, पर मेनली जो होता है एपिगियल जर्मिनेशन होता है जिम्नोस्पर्म में। हाइपोगियल जो जर्मिनेशन है वो मोर कॉमन होता है एंजियोस्पर्म्स में। क्वेश्चन नंबर 127, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लास ऑफ ट्राइकोफाइटा अकॉर्डिंग टू स्टीवर्ट? स्टीवर्ट का 1983 में क्लासिफिकेशन आया था, उसमें ट्राइकोफाइटिया क्लास के ट्राइकोफाइटिया डिवीजन का इनमें से कौन सा क्लास नहीं है पूछा है। तो उनमें आप देखोगे जो उनका क्लासिफिकेशन है उसमें प्रोजिम्नोस्पर्मोप्सिडा, जिम्नोस्पर्मोप्सिडा, निटोप्सिडा तो है, पर ये जो है साइकोडोप्सिडा नहीं है, तो यही होगा नॉट अ क्लास। ओके, डी। क्वेश्चन नंबर 138, डायसियस जिम्नोस्पर्म कौन सा है? साइकस, एपेड्रा, पाइनस? तो आप देखो कि पाइनस मेनली जिम्नोस्पर्म के अंदर पाइनस मेनली मोनोशियस है, बाकी सारे डायसियस प्लांट जैसे साइकस हो गया, एपेड्रा हो गया, नीटम, जिंको, तो दोनों ए और बी दोनों डायसियस जिम्नोस्पर्म है।
क्वेश्चन नंबर 129, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट नीटेल्स, नीटेल्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। एम्ब्रियो इज मोनोस्पोरिक, तो ये तो काफी पॉपुलर है कि जो टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक पाया जाता है नीटेल्स के अंदर, तो यही सही नहीं है कि एम्ब्रियो सैक इसमें मोनोस्पोरिक होता है। बाकी वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, लीफ फोलेसियस ग्रीन होता है, डाइकॉट के जैसे वेनेशन बेस का रेटिकुलेट विन्यूकॉस्टेट होता है, पर ये वाला ऑप्शन सही नहीं है नीटेल्स के लिए। 130, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इफेड्रेल्स, इफेड्रेल्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, सही है। आर्चिगोनिया एब्सेंट होता है, नहीं आर्चिगोनिया इसमें प्रेजेंट होता है। एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है, नहीं इफेड्रा के अंदर एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है। स्टेम इसका फोटोसेंट्रिक होता है, इस वजह से यही इसका स्टेटमेंट इफेड्रेल्स के लिए सही है। वेसल्स आर एब्सेंट नहीं, पर इसमें वेसल्स होते हैं, तो इस वजह से 3 A B D गलत हैं, पर इसके लिए इफेड्रेल्स के लिए सी वाला ऑप्शन सही है, किसी इसमें स्टेम फोटोसेंट्रिक होते हैं। प्लांटेशन फॉरेस्ट और एग्रो फॉरेस्ट कहते हैं किस टाइप के इकोसिस्टम में आते हैं बायोस्फीयर के अंदर, तो ये जो है डोमेस्टिकेटेड इकोसिस्टम्स के अंतर्गत आते हैं, जहाँ पे ह्यूमन या कंट्रोल करता है या एक्सप्लॉइट करता है किसी इकोसिस्टम को अपने ओन बेनिफिट के लिए। माइकोराइजा क्या रिप्रेजेंट करता है, यह पैरासिटिक एसोसिएशन है, पहले तो कंफर्म करिए, सिम्बायोटिक। तो माइकोराइजा पैरासिटिक एसोसिएशन नहीं है, ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। तो क्या ये फंगस और लिवर्वर्ट्स के बीच में होता है या हायर प्लांट्स के रूट के साथ, तो आपको पता है कि बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है बिटवीन फंगस एंड द रूट्स ऑफ हायर प्लांट। क्वेश्चन नंबर 133, which of the following term describe not only the physical space but also its functional role in the community of organism। कर ये भी काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। तो इकोलॉजिकल निच जो है ये एक ऐसा टर्म है जो किसी स्पीसीज के फिजिकल स्पेस मतलब कहाँ पे वो रहता है वो भी बताता है और फंक्शनल रोल भी बताता है किसी ऑर्गेनिज्म का उस कम्युनिटी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 134, which one of the following is an ex situ conservation method for the conservation of endangered। तो इकोलॉजी में आपने इन सिटू और एक्स सिटू कंजर्वेशन के बारे में सुना ही होगा। एक इन सिटू ऑन साइड और एक सिटू कैसा है कि उसको अपने नॉर्मल लोकेशन से दूर कहीं ले जाके लैब कंडीशंस वगैरह में ग्रो कराना। तो बायोस्फीयर रिजर्व हम जंगल वगैरह में बनाते हैं, नेशनल पार्क भी, सेंचुरी भी, लेकिन क्रायो प्रिजर्वेशन एक यूनिक है जो कि एक सिटू कंजर्वेशन है। इसमें हम सेल्स या ऑर्गेनेल्स को या जो भी बायोलॉजिकल पार्ट है उसको कूलिंग के कूल करके जो होता है लो टेम्परेचर पे मेंटेन रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 135, इन विच जोन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व ह्यूमन एक्टिविटी इज नॉट परमिटेड। आपको पता है कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसमें कई सारे जोन होते हैं, कोर जोन, बफर जोन, ट्रांजिशन जोन एक्सेट्रा। ह्यूमन एक्टिविटी जहाँ पे परमिट नहीं होती वो कौन है, कोर जोन, मेन जोन आपका। 136, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ट्रांसपायरेशन। में से ट्रांसपायरेशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट नहीं सही है। ट्रांसपायरेशन में नहीं सही है पूछा है, सही नहीं, ठीक है। ट्रांसपायरेशन में वाटर वेपर के फॉर्म में लॉस होता है, ये वाला सही है। द प्रोसेस इज नॉट अफेक्टेड बाय रूट प्रेशर, ऐसा नहीं होता, ये रूट प्रेशर से अफेक्ट होता है। मेनली सोल फैक्टर नहीं है ये जो कि वो करता है, रिस्पॉन्सिबल है कि वाटर लॉस के रेट का, पर अफेक्ट होता है। इनकस्टेशन ऑफ साल्ट इज लेफ्ट ऑन द प्लांट सरफेस, हाँ जब ट्रांसपायरेशन होगा सलाइन सॉइल में जो इनकस्टेशन होते हैं साल्ट वो प्लांट के सरफेस पर लेफ्ट रहते हैं, और ये क्यूटिकल से हो सकता है, लेंटिसल से हो सकता है, स्टोमेटा से हो सकता है, ये भी सही है, पर यही है कि इट इज नॉट अफेक्टेड बाय रूट प्रेशर, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 137, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन टू फैसिलिटेट द ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर इन लीफ। जो सुक्रोज का ट्रांसलोकेशन होता है लीफ के अंदर उसमें बोरॉन बहुत मदद करता है, तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। एक डिजीज है टी येलो डिजीज प्लांट के अंदर, पूछा है कि किस मिनरल की डिफिशियंसी से होता है, तो टी येलो डिजीज सल्फर की डिफिशियंसी से होता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 139, सक्लेंट्स डिस्प्ले डायर्नल पैटर्न ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। सक्लेंट्स के अंदर एक पैटर्न होता है डायर्नल पैटर्न जो कि ऑर्गेनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, वो क्या होता है। कैम प्लांट्स के अंदर ऐसा होता है, कैम प्लांट जो होते हैं अपना रात में स्टोमेटा खोलते हैं, CO2 फिक्स करते हैं और उसको ऑर्गेनिक एसिड में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 140, कंपनसेशन पॉइंट पूछा है इसमें कि CO2 जो होता है CO2 का कंपनसेशन पॉइंट C4 प्लांट में क्या होता है, तो आप देखोगे जो कंपनसेशन पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड का C4 प्लांट में वो 0 से 10 ppm है और C3 का 25 से 100 होता है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 141 कह रहा है पॉलिनेशन जो होता है प्लांट्स में एनिमल्स के द्वारा या इंसेक्ट्स के द्वारा, जैसे मॉथ हो गए, बीज हो गए, बटरफ्लाइज, इसे क्या कहते हैं, कैसा, इसके लिए कौन सा अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा। पहली बात तो ये पॉजिटिव इंटरेक्शन है या निगेटिव इंटरेक्शन है। हम इसको क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन को पॉजिटिव इंटरेक्शन, क्योंकि दोनों को लाभ हो रहा है। फिर एक कमेंसलिज्म है, म्यूचुअलिज्म है, प्रोटोकॉर्पोरेशन है या म्यूचुअलिज्म है। तो पॉजिटिव इंटरेक्शन के साथ में या तो आपको कमेंसलिज्म के साथ जाना होगा या तो म्यूचुअलिज्म के साथ में जाना होगा। कमेंसलिज्म में तो एक को फायदा होता है, एक को नहीं फायदा होता है, यहाँ पे दोनों को फायदा होता है, तो इसलिए पॉजिटिव इंटरेक्शन है और ये म्यूचुअलिज्म है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 142 कह रहा है जो 90% है एटमॉस्फेयर में हमारे ओजोन, वो 12 से 50 किलोमीटर अर्थ सरफेस से 12 से 50 किलोमीटर के वो पाया जाता है एरिया में। वो लेयर कौन सा लेयर कहलाता है, मीजोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, थर्मोस्फीयर। तो आपको यही पता होना चाहिए जो ओजोन है, एटमॉस्फेरिक ओजोन, वो ओजोन लेयर हमारा कहाँ पे है, स्ट्रेटोस्फीयर में है, जो कि एक्सटेंड करता है 12 to 50 किलोमीटर फ्रॉम द अबव ऑफ द अर्थ सरफेस। क्वेश्चन नंबर 143 मैच करना था, पार्टिकल है उनका साइज रेंज बताना था क्या होता है, बस यही। क्ले का साइज क्या है, स्टोन एंड ग्रेवल का साइज क्या है, सिल्ट का साइज क्या है, फाइन सैंड का साइज क्या है। तो जो क्ले का साइज होता है लेस देन 0.0002 मिमी से होता है, सिल्ट का साइज 0.002 से लेकर 0.02 तक होता है, फाइन सैंड का 0.02 मिलीमीटर से लेकर 0.2 मिलीमीटर। जो स्टोन एंड ग्रेवल्स होते हैं बड़े होते हैं, इनका साइज 2 मिलीमीटर से ज्यादा का होता है। तो आपसे ऑप्शन इसका करेक्ट होगा ए। सक्सेशन में पूछा है जो जब डेवलपमेंट होता है किसी बेयर एरिया का किसी कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स के कारण, तो ये क्या कहलाता है, रिएक्शन है, स्टेबलाइजेशन है, कंपटीशन है, कोएक्शन है या न्यूडेशन है। तो ये बेयर लैंड का बनना, बेयर एरिया का बनना न्यूडेशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है हॉटस्पॉट का टर्म किसने कॉइन किया है, तो एन मेयर्स ने कॉइन किया था हॉटस्पॉट का टर्म। क्वेश्चन नंबर 146 पैराइटल प्रेजेंटेशन किसमें पाया जाता है, वाटर लिली में, डायंथस में, स्पर्गुला या कुकुरबिटेस। वाटर लिली निम्फेसी फैमिली का, इसमें सुपरफिशियल प्रेजेंटेशन पाया जाता है। डायंथस एंड स्पर्गुला दे बिलोंग टू द फैमिली कैरियोफिलेसी, यहाँ पे फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन मिलता है। पैराइटल प्रेजेंटेशन क्यूकरबिटेसी फैमिली के मेंबर मिलता है, तो यहाँ पे क्यूकरबिट्स है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 147 आउटर लेयर जो होता है फ्रूट वॉल का, इसको क्या बोलते हैं। जो फ्रूट का पेरिकार्प होता है ये एक्सोकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प में बटा होता है, तो फ्रूट का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है वो क्या होता है, एक्सोकार्प होता है। नेबरिंग एंथर सेल्स इन लेयर कॉल्ड, जो नेबरिंग एंथर सेल्स होते हैं, सेल्स इन अ लेयर कॉल्ड, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीबो गरीब है, तो क्या बोल देते हैं, कैपेटम, टैपेटम, सेपेटम और ऑपेटम। तो ये एंथर वॉल से कोई भी ऐसा टर्म एसोसिएटेड हमने नहीं पढ़ा है, कैपेटम, सेपेटम, ऑपेटम, तो टैपेटम आप कर लो, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 149 टैक्सोनॉमिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट किस पे बेस्ड है, मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन में गैप होने को, या यूनिक कॉम्बिनेशन जो है फिक्स कैरेक्टर स्टेट में, या फिनोटिपिक क्लस्टर में, या प्रेजेंस ऑफ लिंकेज। तो आप देखोगे कि जो यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स कैरेक्टर स्टेट होते हैं, ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, एक स्पीसीज के पास यूनिक कॉम्बिनेशन होते हैं स्पेसिफिक ट्रेड के, जो कि कांस्टेंट रहते हैं उस ग्रुप में, इस वजह से वो अलग स्पीशीज बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन नंबर 150 कौन सा इसमें से स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, साइंटिफिक नेम लैटिन में होने चाहिए, हाँ ये करेक्ट है। ईच टैक्सॉन कैन बियर ओनली 2 नेम, यही वाला ऑप्शन गलत है। एक टैक्सॉन के पास केवल एक सिंगल नेम ही होगा, 2 नेम नहीं होते। तो साइंटिफिक नेम लैटिन में होने चाहिए। जो नॉमेनक्लेचर होता है टैक्सोनॉमिक ग्रुप का, ये प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन के थ्रू होना चाहिए। और बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर इंडिपेंडेंट होता है जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर से, तीनों सही है, पर हर एक टैक्सॉन के पास केवल एक नाम होता है, 2 नाम नहीं होता, इस वजह से बी वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है। ठीक है तो यही ऑप्शन में चूज करना है। तो ये था आपका एमपीपीएससी बॉटनी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो आपका एग्जाम हुआ, उसके सारे क्वेश्चंस का आंसर और एक्सप्लेनेशन। होप कि ये पेपर आपको अच्छा गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन और डिफिकल्टी लेवल वगैरह के बारे में बता दूंगा। तो ये आप वीडियो देख रहे थे, आप आपके चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी पे देखते रहिए। हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं। तो चलता हूँ मैं, मिलता हूँ किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।